आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारी खास पेशकश शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं पीलीभीत सदर सीट से विधायक और साथ ही यूपी सरकार में गन्ना एवं चीनी राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे संजय सिंह गंगवार जी से। सर, आपका प्राइम टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। मैं प्राइम टीवी के सभी पूरी टीम को और मुस्कान जी आपको अंग्रेजी नववर्ष की और बधाई देता हूं और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस बात के लिए कि आपके चैनल के माध्यम से डबल इंजन सरकार की हमारे देवतुल्य अन्नदाता गन्ना किसानों की बात को जन जन तक पहुंचाने का जो आप एक कार्य कर रही हैं, पुनीत कार्य, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। ठीक है, गन्ना किसानों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सियासी सफर के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि ब्लॉक प्रमुख का आपने चुनाव जीता, उसके बाद अब राज्य मंत्री हैं। ये सियासी सफर कैसा रहा आपका? देखिए, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक विद्यार्थी हूं। कार्यकर्ता बन के काम करता हूं, विद्यार्थी बन के जीवन जीता हूं। आज आप आई हैं, आपसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। बिल्कुल, यानी मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तो एक बड़ा राज्य है, बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी राजनीति में आने का श्रेय किसे दीजिएगा? राजनीति में आने का श्रेय ये तो सब सडनली हुआ, ना तो कुछ मेरा ऐसा पॉलिटिक्स में आने का मन था, ना मैंने कभी सोचा था। मैं एक साधारण से परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरे पिताजी चीनी मिल में पावर टरबाइन अटेंडेंट थे, जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद अभी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और संघर्ष करना मैंने बचपन से अपने माता पिता से सीखा, परिश्रम करना और परिणाम ईश्वर पे छोड़ देना। हमको काम करते रहना चाहिए जीवन में। कहीं ना कहीं ईश्वर सबको कुछ ना कुछ मौका देता है, सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो ईश्वर की ऐसी कुछ कृपा थी कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में आके सेवा करनी थी, तो सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, वही कर रहा हूँ। अगर संजय सिंह गंगवार जी राजनीति में नहीं होते तो किस क्षेत्र में वो सक्रिय होते? आज राजनीति में नहीं होता तब भी कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहा होता। सेवा ही कर रहे होते हैं। अच्छा, जितना कि मैं जानती हूँ आपके पिताजी आरएसएस से भी जुड़े रहे थे, आरएसएस से भी वो सक्रिय रहे हैं, लेकिन 2012 में आपने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2005 में जब मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ, 5 से 10 तक मैं ब्लॉक प्रमुख था, तो कहते नहीं है कि परिश्रमी व्यक्ति को घेरने के लिए, ये राजनीति मुझे आती नहीं, तो ये घेरने के लिए तमाम लोग एकजुट हो जाते थे कि भाजपा से पहले तो मेरा ब्लॉक प्रमुख होने का विरोध किया सबने कि मैं ब्लॉक प्रमुख ना बनूं। मैं निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख लड़ा और ईश्वर की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा और मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। और ऐसे ब्लॉक से जीता कि जिस ब्लॉक में उस समय बड़ा जातिवाद रहता था प्रदेश के अंदर। मेरी जाति के मात्र 2 वोट थे, एक मेरा और एक और। उस ब्लॉक से मैं ब्लॉक प्रमुख बना और ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद मैंने उस ब्लॉक को मंडल में डेवलपमेंट में सबसे अच्छा ब्लॉक बनाया अपने ब्लॉक को, जिसमें मुझे कई सारी जगह पे किया गया। मैं ये नहीं कहता कि पहले के ब्लॉक प्रमुख ने काम नहीं किया, मुझे ये आदत नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं। मेरी आदत है कि मैं अपने काम गिनाऊं और अच्छे काम करूं। तो उस समय पर फिर मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा था, मुझे बीजेपी से टिकट
नहीं दिया गया तो मैं काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल सकता, ये हमारी पार्टी के अंदर की हैं जी। और घर से बाहर कोई तभी जाता है, अपने कदम बाहर निकालता है जब उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया तो मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया, और मैंने मन नहीं बनाया बल्कि वहाँ की देवतुल्य जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, निर्दलीय लड़िए, हम लोग जिताएंगे। तो 2012 के चुनाव में मैं बीएसपी के टिकट पे लड़ा। 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तो मेरी सीट पे मात्र 22,000 वोट मिले थे बीएसपी को, सबसे अधिक जब बीएसपी की पूरी लहर थी। लेकिन 2012 के चुनाव में बीएसपी के एंटी वेव थी, उस समय मुझको 59,000 वोट उस सीट पे मिले। और मैं समझता हूँ कि वो रिकॉर्ड बीएसपी के टिकट पे वो आंकड़ा कोई तोड़ नहीं सकता जल्दी। आगे बहुत फ्यूचर की बात मैं नहीं करता, क्योंकि जब मैं बीजेपी में आ गया तो भाई बीएसपी 12,000 वोट, केवल 9,000 वोट उसको मिला। 2017 के चुनाव में शायद 12,000 मिला है, और 2022 के चुनाव में 9,000 वोट मिला है उसी सीट पे। तो ये जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद ये साथ है। उन्हीं लोगों ने कहा लड़िए, मैं लड़ गया। फिर जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ मैं अपने घर फिर वापस आ गया, और वापस आने के बाद मैंने 2013 में ही बीजेपी में वापस आ गया था, और 2014 में लोकसभा का चुनाव पूरी तन्मयता के साथ लड़ाया। 2014 में एकाएक घर वापसी? 13 में ही वापसी कर ली थी। अच्छा, 13 में ही कर ली थी। अच्छा, क्या अभी आपने जिक्र किया कि काम बहुत किया, टिकट नहीं मिली, क्या टिकट नहीं मिलने की वजह से बसपा का दामन थामना पड़ा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कभी टिकट के लिए किसी पार्टी में ना जाते, ना टिकट के लिए कहीं घर छोड़ा। घर में कुछ ऐसे लोग थे जो पीलीभीत को ये समझते थे कि ये पीलीभीत मेरी अपनी जागीर है, यहाँ नए लोगों को नहीं आगे बढ़ने देना है। तो इस वजह से आज उन लोगों को आप भी जानती हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। नहीं, आप ये टोपी मेरे सर पे मत डालिए, आप भी नाम मत लीजिए, खैर छोड़िए। लेकिन अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और लगातार आप गन्ने के जो किसान हैं उनकी मदद के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, उनको लगातार टेक्निक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपके आने से कितना कुछ बदलाव आपने किया है? 2017 से पहले 2012 से 17 में गन्ना किसान का बुरा हाल था। मैं जिस बेल्ट में रहता हूँ वो गन्ने की बेल्ट है पूरी। और 2012 से पहले और गन्ना किसानों का बुरा हाल था। शुगर मिलें बेची जा रही थी, शुगर मिलें बंद हो गई थी, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा था। गन्ना किसान का और घर बनता था गन्ने के दलाल का। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने गन्ना किसानों को हमेशा सर्वोपरि रखा, ऊपर रखा। वैसे तो सभी पूरे प्रदेश को रखा, कानून व्यवस्था ठीक करी, सभी किसानों के हित में डबल इंजन सरकार ने काम किया। डबल इंजन सरकार ने गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया और गन्ना किसानों को तकनीकी के माध्यम से जोड़ने का काम किया। जो गन्ने के किसानों का गन्ना दलाल खरीदते थे, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने सीधे सीधे उनके मोबाइल पे पर्ची, गन्ने की घटतौली बंद हो गई सेंटर्स के ऊपर। गन्ना किसान के पास मोबाइल पे जाएगा, स्मार्ट गन्ना किसान बनाया, मोबाइल पे जाके सेंटर पे अपनी पर्ची दिखा देगा और गन्ना उसका तोल जाएगा। तो ये सारी चीजें सब उत्तर प्रदेश के परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर गन्ने के में और चीनी में जो रिकॉर्ड बनाया है वो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जो
हमारे विभाग के अधिकारियों ने काम किया, हम सब लोगों ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया, वो प्रशंसनीय है। मुझे बहुत ये कहते हुए गौरव की अनुभूति मैं कर रहा हूँ अपने अंदर। मुझे गर्व हो रहा है इस बात को कहते हुए कि हमने गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया। पहले गन्ना किसान भुगतान के लिए हड़ताल पे बैठते थे, आज गन्ना किसान का हमने वो भुगतान कर दिया कि जो कभी मिलें भुगतान नहीं करती थी, 1 साल पीछे पेमेंट चलता था, उन मिलों का भुगतान इस समय बिल्कुल लाइन पे हम लोग ले आए। चूंकि ये गन्ने का मौसम चल भी रहा है और लगातार जो अखिलेश यादव है यानी कि विपक्ष में बैठे हुए नेता, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि सारी चीनी मिलें तो बंद हो रही हैं, ना कोई नई चीनी मिल शुरू की है। मैं आपको बताता हूँ, लंबी किसानियां, देखिए समाजवादी पार्टी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है जी, और झूठ के पैर बहुत दिन तक झूठ चलता नहीं, कागज की नाव बहुत दिन तक चलती नहीं है। 2017, 2019, 2022, 2023, अब 2024 में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता उनको फिर शीशा दिखा देगी। मैं बिल्कुल एक आपको आंकड़ा दे रहा हूँ कि 2017 से 12 से 17 तक जो गन्ने का भुगतान हुआ, वो भुगतान से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा 2012 से 2017 में गन्ने के मूल्य का भुगतान हुआ था टोटल 95,215। अब जो हमने है, हमारी वर्तमान सरकार ने अब तक कुल 2,30,469 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान कर दिया। जो 1995 से मार्च 2017 22 सालों के भुगतान का अगर हम इसका की धनराशि 16,950 करोड़ रुपए अधिक है। जो हमने जो पिछले 22 सालों का मैं आपको बता रहा हूँ, 22 सालों का अगर आंकड़ा निकालेंगे 2017 से पहले का, तो 16,950 करोड़ का अधिक भुगतान किया है। तो हम चीनी मिल गन्ना किसानों के हितैषी हैं या वो गन्ना किसानों के हितैषी हैं? दूसरे 2022-23 में हमारा तो कंपटीशन हम ही से है, हमको तो अपने आप से अच्छा करना। 2023-24 में 9,700 करोड़ रुपए का हमने गन्ना भुगतान कर दिया, जो कि 83.18% है। वर्तमान जो अभी हमारी चीनी मिलें चल रही हैं, वो 120 चीनी मिलें इस समय पिराई कर रही हैं। अखिलेश जी के टाइम पे 11 चीनी मिलें बंद हुई थी, 11 चीनी मिल बंद हुई और 3 चीनी मिल उन्होंने पुरानी ऐसे जुगाड़ तुगाड़ करके डग्गा मारी करने का काम किया। हमारे समय पे 6 चीनी मिलें नई चली, तो हमने तो नई बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने का काम किया। और उन्होंने चलती चीनी मिलों को बुआ और भतीजे ने मिलके बेचने का काम किया। आपको पता है, बुआ ने भी चीनी मिल बेची और उनके भतीजे बहुआ ने भी चीनी मिल बेची। इन दोनों लोगों ने चीनी मिलों को बेचने का, बंद करने का काम किया। ठीक है, एक आंकड़े ये कहते हैं कि बीते 7 सालों में जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, तब से महज एसएपी में 35% या 35 रुपए की वृद्धि हुई है। लेकिन एक और आंकड़ा है, वो ये भी कहता है कि भाजपा के अगर हम कंपैरिजन करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है गन्ने की। जी, गन्ने की, और उसमें जो प्रति क्विंटल का दाम है वो भी बाकी पिछली सरकारों में ज़्यादा बढ़ा है। देखिए 2016-17 मैं आपको पूरा इनका बताता हूँ। 2012 में इनकी सरकार बनी। 2012 में 290 रुपए गन्ने का रेट था। 2013-14 में 290 रुपए गन्ने का, 280-275 का रेट था। 2014-15 में इनकी सरकार थी,
2014-15 में इनके यहाँ 290 रुपये, 280 रुपये, 275 रुपये का रेट था। 2015-16 का 290 रुपये, 280 रुपये, 275 रुपये का रेट था। मतलब 2012 से लेके 2016 तक इन्होंने 1 रुपया भी गन्ना किसानों को नहीं बढ़ाया। और जिस समय चुनावी साल आया उस समय इन्होंने 305 रुपये, 300 रुपये और 315 रुपये करने का काम किया। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने वही 350 रुपये, 340 रुपये और 335 रुपये गन्ने का रेट करने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि गन्ना किसानों की मांग को देखते हुए जल्द ही पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ गन्ने का रेट और बढ़ाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक आखिरी बार 2021 और 22 का वो सत्र था जब एसएपी बढ़ाया गया था। क्या इस बार किसानों की आय में और वृद्धि होने वाली है क्या? देखिए, किसानों की आय में तो वृद्धि हो ही रही है। हमारा गन्ना किसान पहले केवल गन्ना उगाता था, आज हमारा गन्ना किसान सहफसली कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी के साथ गन्ने की बुआई कर रहा है। हमने उसको नया बीज उपलब्ध कराया। समूह के द्वारा हमने हमारे जो टोटल समूह हैं वो 3800 के आसपास लगभग हमारे समूह हैं, 3800। उन 3800 समूहों में बहुत सारी बहनें हमारी काम कर रही हैं। हमने उन बहनों को रोजगार देने का काम किया और उन्होंने गन्ने का बीज तैयार किया। गन्ने के बीज में हमने सब्सिडी देने का काम किया। नई तकनीकी का हमने अपने प्रदर्शनियां लगाई। प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को स्मार्ट गन्ना किसान बनाया। और स्मार्ट गन्ना किसान जो किसान बने, उन्होंने नई तकनीकी के साथ गन्ना बोया और उसके साथ अन्य फसलों को भी सहफसली के रूप में लिया गया। तो गन्ने के साथ साथ दूसरी फसल से भी गन्ना किसान की आमदनी हुई और गन्ने का रकबा भी बढ़ा। गन्ने का रकबा 6.5 सालों में गन्ने की उत्पादकता 83.95 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि 2017 से पहले 72.38 टन प्रति हेक्टेयर थी। हम लोगों ने 11.57 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर को किसानों का गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाया। तो गन्ने का ये उत्पादकता तो तभी बढ़ेगी जब अच्छी आप सुविधा देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, नई तकनीकी लाएंगे। तो ये अखिलेश यादव जी के दावे सब झूठे हैं, को कागज के खोखले दावे हैं। खोखले दावे अखिलेश यादव के। अगर लगातार आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, गन्ना किसानों के लिए, तो फिर आखिर चीनी मिलों के बाहर इतनी लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। अमूमन देखा गया है डीएम कार्यालय पर, पश्चिमी यूपी की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ डीएम कार्यालय के बाहर किसान धरने पर बैठे नजर आते हैं। देखिए, गन्ना किसान कहीं धरने पे नहीं बैठा। गन्ना किसान कहीं धरने पे नहीं बैठा हुआ। गन्ना किसान तो आराम से अपने घर में गन्ना कर रहा है। ये सपाई जो है, इनके पास कोई काम नहीं है। इनका काम ही है गुंडई करना, इनका काम ही है इधर उधर हुड़दंग करना। जब इनके पास कुछ काम नहीं है तो ये यही काम कर रहे हैं कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं डबल सरकार की, उन कहीं ना कहीं इनका काम विरोध करना है, समाज में एक गलत मैसेज देना है। आप देखिए, कोविड के टाइम पे सारी इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है, ये गन्ना किसान और शुगर मिल एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे किसानों का नुकसान ना हो और हमारे इंडस्ट्री वालों का भी नुकसान ना हो। जब तक किसान के खेत में एक गन्ना रहा, तब तक कोरोना के टाइम में भी हम लोगों ने फैक्ट्रियां चलाई और हमारी फैक्ट्रियों ने आम जनता के लिए भी, जो सैनिटाइजर की शीशी इतनी बड़ी 80 रुपए की मिलती थी शुरू में, सैनिटाइजर हमारी शुगर मिलों ने बनाना शुरू किया। और वो सैनिटाइजर हमने अपने प्रदेश में सभी जगह दिया ही दिया, लेकिन अपने प्रदेश के साथ साथ और सब जगह भी हम लोगों ने उसको देने का काम किया। बहुत मार्केट में कम रेट पे भी मिला, बहुत जगह फ्री भी बांटा गया। और ये सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में ये सारे काम किए। बिल्कुल, देखिए अभी तो आपके पास लंबा समय है और लाजमी आप लगातार जो गन्ना किसान हैं उनके लिए काम करते हुए नजर आते हैं। आगे एमएसपी बढ़ाने के लिए किसानों की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से बात अच्छी लगेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। नहीं, आपने कोई प्लान तैयार कर रखा होगा जिसे आप प्रेजेंट करेंगे? एक अच्छा सा प्लान तैयार है। हमारे किसानों की राय भी है, अधिकारियों से भी बैठ के बात हुई है, शुगर मिल वालों से भी बैठ के बात हुई है। गन्ना किसान हमारे लिए सर्वप्रिय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से कुछ बात निकले वो ज्यादा अच्छा। यानी कि अभी इंतजार करना चाहिए कि आप किस, लेकिन देखिए, लेकिन आज ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा जी, मैं जिक्र क्या करूं कि जल्द ही कैबिनेट में ला करके गन्ने के रेट को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि कैबिनेट बैठक का एक और इंतजार करें, उसके बाद हो सकता है गन्ना किसानों के लिए और भी बहुत कुछ खास होने वाला है। निश्चित रूप से गन्ना किसानों को का समर्थन मूल्य बढ़ेगा। अच्छा, विपक्षी ये भी कहते हैं कि अब चुनावी साल है तो बीजेपी के पास कोई और चारा तो है नहीं, उन्हें समर्थन मूल्य बढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए बीजेपी के विपक्षी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जो गन्ना किसानों की अगर इनको चिंता होती तो ये चीनी मिल बंद नहीं करते। गन्ना किसानों की इनकी चिंता होती तो गन्ना किसानों के ऊपर लाठियां नहीं पड़वाते। गन्ना किसानों की अगर इनको चिंता होती तो ये गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाते, गन्ने का बढ़िया किस्म का बीज लोगों को देते। और गन्ना किसान की चिंता इनको, गन्ना किसान ही नहीं किसी किसान की चिंता नहीं है। इनको तो चिंता उन गुंडे बदमाशों की है कि जो गुंडे बदमाश आज कुछ जेल में है, कुछ दुबके बैठे हैं, उन गुंडे बदमाशों की चिंता है अखिलेश यादव को। कहा देश के जनता की चिंता, प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है। इनको ये अपने माफिया दोस्तों की चिंता है। जो इनके दोस्त माफिया हैं उनकी बहुत इन्हें चिंता है। क्या आप किन्हीं उनके दोस्त को करीब से जानते हैं क्या? अभी आप जिक्र कर रहे हैं। मैं किसी समाजवादी को और अपराधी को नहीं जानता हूँ। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि 2024 में जो समाज है, जो जनता है, वो समाजवादी पार्टी को आईना दिखाएगी, लेकिन अब आपके सामने समाजवादी पार्टी नहीं है, इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है। देखिए ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन की गांठें, ये घमंडिया गठबंधन की गांठें इतनी कमजोर है कि हर रोज एक गांठ खुलती है। ये आपस का ही इनका एक भ्रष्टाचारियों का, सबका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का एक समूह है जो कि इस देश को लूटना चाहता है। जो इस देश को विकसित भारत देखना उनको पसंद नहीं है। उनको जय श्री राम बोलना पसंद नहीं है। उनको मंदिर के लिए निमंत्रण दिया जाता है तो राम मंदिर में आना उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो यानी आप मानते हैं कि सनातन विरोधी हैं? बिल्कुल सनातन विरोधी ही हैं। उनको सनातन का मतलब नहीं पता होगा। वो ऐसे लोग कि कभी जनेऊ डाल लें तो कभी क्रॉस पहन लें तो कभी गोल टोपी लगा लें। अरे मैं हिंदू हूँ, मैं गोल टोपी नहीं लगा सकता। हाँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन गोल टोपी में जाली वाली गोल टोपी नहीं लगा सकता। मैं ऊंचा पजामा नहीं पहन सकता, मैं छोटा पजामा नहीं पहन सकता। तो ये मैं नहीं कर सकता। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म का सम्मान नहीं करता, लेकिन जो वो मेरे मंदिर में आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। हम किसी चीज के विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि जो हमारी आत्मा हमारे धर्म में, हमारे सनातन में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है, वो हम नहीं कर सकते। 2012 जब बसपा में थे तो भी क्या यही सोच थी? मैं यही सोचता था, बिल्कुल मेरी यही बात थी, इसीलिए मैं अपने घर बहुत जल्दी लौट के आ गया। 2012 के बाद सीधा 2013 में आप अपने घर में लौट के आ गए। चलिए, अब ये तो रही आपके विभाग से जुड़ी हुई बात। पीलीभीत की जनता को आपने क्या दिया है?
पीलीभीत की जनता के लिए मैं क्या दूंगा? पीलीभीत की जनता ने मेरे लिए सब कुछ दिया हुआ। पीलीभीत की जनता के वजह से ही आज आप मेरे से बात कर रही हैं। तो ये सब कुछ तो पीलीभीत की जनता ने ही दिया है। और पीलीभीत की देवतुल्य जनता को डबल इंजन सरकार ने बहुत कुछ दिया है। कोई फैक्ट्री नहीं थी पीलीभीत के अंदर। शुगर मिलें हमारे यहाँ थी, और वो शुगर मिलें केवल 3-4 चल रही थी। बाकी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी कि जो नई यूथ को रोजगार मिले। पहला इन्वेस्टर समिट जब हुआ था तब एशिया का सबसे बड़ा ईस्ट का प्लांट 1400 करोड़ रुपए का निवेश मेरे जनपद में आया, और वो युद्ध स्तर पे उस पर काम चल रहा है। और उस पे हम लोगों का है कि 25 फरवरी तक वो प्लांट हमारा प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग मैं समझता हूँ बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मेडिकल कॉलेज नहीं था पीलीभीत में। पीलीभीत बॉर्डर का जिला है। मेडिकल कॉलेज डबल इंजन सरकार ने दिया। पीलीभीत के अंदर स्कूल कम थे। पीलीभीत के अंदर स्कूल भी देने का काम किया। अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए पीलीभीत और बरेली के बॉर्डर पे देने का काम किया, जिससे कि दोनों जिलों के बच्चे वहाँ आ जाएं। और अभी हमारे लिए 100 बेड का एक ट्रामा सेंटर स्वीकृत हुआ। हमारे जो धार्मिक स्थल थे उनका जीर्णोद्धार करने का काम हमारी डबल इंजन सरकार ने करने का काम किया। किसानों के हित में काम किया। सभी किसानों को किसान सम्मान निधि भी मिली। आयुष्मान योजना का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। आवास मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है। तो सब कुछ तो डबल इंजन सरकार ने किया है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं और पीलीभीत की जनता हमारे लिए करती है। हम क्या करेंगे? हम किस लिए किस योग्य हैं जो उनके लिए करें? महाराज जी और पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी यही लोग सब देते हैं। इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया, और इस बार जब विधानसभा में अखिलेश यादव आए अपनी पार्टी के साथ, तो वो कह रहे हैं भाई ये इन्वेस्टर समिट का जो धरातल पर नतीजा दिख क्यों नहीं रहा है? क्या देखना नहीं चाहते? मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने तो टीवी पे आपके अभी आप ही के चैनल पे है कि मैं अखिलेश यादव का मैं पीलीभीत आए मैं दिखाता हूँ चल के कि देखिए 1400 करोड़ का निवेश तो मेरे यहाँ हुआ है। मेरे यहाँ पर और इंडस्ट्री लगी। मेरे यहाँ पर बंद पड़ी रेशम की फैक्ट्री चली। ये सब डबल इंजन सरकार का काम है। तो ये सड़कें अच्छी हुई। इनके टाइम पे तो सड़कें ही नहीं थी। मैं चल के दिखाऊं, चले मेरे साथ चले समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, मैं स्वागत करता हूँ पीलीभीत आए। और उनके टाइम का काम और डबल इंजन सरकार का काम दोनों के बारे में जनता बता देगी। ये बता देगी कि ये सड़क पिछले 22 सालों से बनी ही नहीं थी। जो 2017 में हमारी सरकार बनी तो हमने 14 किलोमीटर लंबी सड़कें हॉट मिक्स बनाने का काम किया था। तो जो काम डबल इंजन सरकार में हुए हैं वो काम इस प्रदेश में कभी नहीं हुए। आज बरेली में एयरपोर्ट है, आज पंतनगर में एयरपोर्ट है, हमारे पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड में। पीलीभीत से दोनों का डिस्टेंस लगभग समय उतना ही लगता है दोनों जगह जाने का। कहीं से भी आप फ्लाइट पकड़िए, दिल्ली चले जाइए। तो एक वहाँ टाइगर रिजर्व देने का काम किया। आज हमारे पीलीभीत में पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। विदेशी हम लोग भी पीलीभीत में घूमने के लिए आ रहे हैं, टाइगर देख रहे हैं। जंगल हमारे बहुत अच्छे हैं। और मैं पूज्य मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पीलीभीत की देवतुल्य जनता की ओर से कि वो भी 2-3 बार हमारे मुख्यमंत्री जी भी चूका गए और वहाँ चूका जा करके उन्होंने देखा। तो जहाँ मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं, तो वहाँ तो वैसी पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। बिल्कुल। तो आज पर्यटन भी हमारे यहाँ बढ़ा। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि 24 का चुनाव नज़दीक है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, ये लड़ाई लगातार विपक्षी दलों के द्वारा कही जा रही है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा
और एक बड़ी बहुमत से इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में आने वाली है। दिन में वो एक आपने सीरियल देखा होगा, मुगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। ये जी, लोग आंख खोल के सपने देखते हैं, दिन में सपने देखते हैं। मुगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें। ये अपने घर में अपनी पत्नी का वोट नहीं रोक पाएंगे, वो भी कमल के फूल को वोट देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जानकारी मिल कहाँ से रही है आपको कि डिम्पल यादव आपको वोट देंगी, बीजेपी को वोट देंगी? मतलब डिम्पल यादव भी जब वोट डालने जाएंगी तो उनको ये लगेगा कि ये वही प्रदेश है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी जी। आज बहन बेटी सब सर उठा के घूम रही है, सब चल रही है आराम से। सबका, किसी की हिम्मत नहीं है प्रदेश के अंदर की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करे। अगर कोई उनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करता है तो अगले चौराहे पे यमराज जी इंतजार भी कर रहे होते हैं। तो ये जब कोई माँ और कोई भी पिता ईवीएम के सामने जाता है तो उसको अपनी बेटी की याद आ जाती है कि मेरी बेटी सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है। इनकी तो सरकार में लाइट नहीं आती थी, आज लाइट है। गांव में लाइट जाती नहीं है हमारी सरकार में, इनकी सरकार में लाइट आती नहीं थी। तो बहुत सारे बदलाव हैं, ये बदलाव दिख रहे हैं हमारे यहाँ पीलीभीत में। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी समाजवादी पार्टी का साथी चले और मैं दिखाता हूँ, मैं आमंत्रित करता हूँ उनको कि वो साथी हमारा आए, और आने के बाद हम दिखाते कि कितने गांव ऐसे थे कि जिन गांव में आप बिजली नहीं दे पाए। यादवों के गांव जिनमें बिजली नहीं थी, जिसको ये अपना वोट बैंक कहते हैं, उनको भी बीजेपी ने बिजली दी। बीजेपी ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र को लेके काम किया। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास श्री राम को दिया, श्री राम मतलब गांव में नाम होता, तो वही हमने नफीस को भी देने का काम किया। तो ये सबके साथ समानता का व्यवहार किया। हमने जाति नहीं देखी, हमने धर्म नहीं देखा। यादव हैं उनको भी दिया, जो जिनकी ये बात करते हैं इनको तो यादव भी वोट नहीं देंगे अखिलेश यादव को। चलिए, ये तो फिलहाल हम जनता के हाथ में छोड़ते हैं। वैसे सवाल बहुत है लेकिन समय नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। नहीं सर, अब समय और इजाजत नहीं दे रहा हमें फिलहाल। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह गंगवार साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 में एक बार फिर से विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम जनता करेगी, और जनता जनार्दन है और जनता सब जानती है। और साथ ही संजय सिंह गंगवार जी ने एक बात और कही कि लगातार वो गन्ना किसानों की एमएसपी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले कुछ सालों में और अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार किसानों को हर एक वो संसाधन दिए जा रहे हैं जिससे वो लगातार अपनी उपज में और बढ़ा सके, और साथ ही साथ प्रदेश को और ज्यादा गन्ना दे सके, जिससे आयात और निर्यात दोनों ही चीजें आसान हो सके। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 926792